एक हरासमेंट पैदा की गई है, एक मैसेज दिया गया है कि अगर अमजद शोएब को अरेस्ट किया जा सकता है तो किसी को भी किया जा सकता है। वरना तो जर्नैल के घर से अगर चीता भी निकल आए ना और वो एक बंदा मार भी दिया और बंदे जख्मी भी कर दे तो पुलिस नामालूम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करती है। हमारे मुल्क में तो कानून ही है। मुझे भी घर से उठाया गया और मेरे अपनों ने मुझे उठाया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी इनके लैपटॉप से इतना मटेरियल बरामद हुआ है कि ही वाज हैविंग लिंक विद कुलभूषण जादेव और इंडियन एजेंट्स के साथ और बाहर मुल्कों को ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में डाटा फराहम कर रहे थे। तो मेरा बेटा मौजूद था, उसने कहा सर हमारे घर से तो लैपटॉप ही नहीं ले गए। किसी के फोन के ऊपर जजेस को मत तब्दील कीजिए, बेंचेस को मत तब्दील कीजिए, लेकिन यहाँ बेंच बन जाते हैं और बेंच चेंज हो जाते हैं। मैं समझता हूँ होती है फिक्शन। आई एम विक्टिम टू इट। मेरे अपने केस में 5 दफा बेंच चेंज हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। कर्नल रिटायर्ड इनाम और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट भी हैं इनाम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? सामीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। जी वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह से अमजद शोएब साहब के ऊपर एक एफआईआर करवाई गई उन्हें गुज़श्ता रात उठाया गया है और जो जिस तरह की एफआईआर हुई है एक मुज़ाहिका खेज़ एफआईआर है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ ये फाशिज्म की एक बदतरीन मिसाल है। जनाब अमजद शोएब साहब एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हैं, एनालिस्ट हैं, बाकायदगी से टीवी चैनल्स पर आते हैं और बड़े रेस्पेक्टेबल हैं। उनकी आरा से तो मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, उनके एनालिसिस से भी मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ, लेकिन उनके खिलाफ ये 2 एफआईआर, एक एफआईआर दर्ज करवाना सेक्शन 153 अल्फा और 505 के तहत, ये इंतहाई मुज़ाहिका खैज है। आप जरा इस इनकी एफआईआर के जरा मंदरजात देखिए कि उन्होंने जनाब टीवी के प्रोग्राम में लोगों को कहा है कि ये मुल्क में हो रहा है और उसके लिए आप लोग उठें। मैं समझता हूं ये कॉलोनियल एरा के दोनों कवानीन हैं। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि 35 साल तो हमारे मुल्क में पार्लियामेंट ही नहीं थी। 70 साल से मदाखरत एस्टेब्लिशमेंट की जारी है। तो होना तो ये चाहिए था, जब हमने आइन मुल्क में बना लिया तो आइन के बाद हमें इन तमाम कवानीन का जायजा लेना था जो अंग्रेज ने बनाए थे। उस कॉलोनियल रूलर ने ये कवानीन बनाए कि आप अंग्रेज के खिलाफ किसी जगह मास्टर के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी को अवेयरनेस नहीं दे सकते। यू हैव टू पुट योर हेड डाउन और यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट्स। उनका तो ये एजेंडा था। लेकिन जब हमारा आइन बन गया, उसने मुझे राइट ऑफ एक्सप्रेशन भी दे दिया, उस आइन ने मुझे राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज भी दे दिया, उसने मुझे राइट टू चेंज द गवर्नमेंट भी दे दिया, उसने मुझे राइट टू गो टू द पार्लियामेंट भी दे दिया, उसने मुझे राइट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट भी दे दिया। तो फिर इन कवानीन की क्या जरूरत है? ये कानून तो कवानीन तो रिडंडेंट हो चुके हैं। जब हम पार्लियामेंट में जाके नो कॉन्फिडेंस करते हैं तो एम क्या होता है? सिटिंग गवर्नमेंट को डिसलॉज करना बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज। इट इज द राइट ऑफ एवरी पॉलिटिशियन कि वो इस राइट को इस्तेमाल करे। इसी तरह हर शहरी का हक है कि वो खड़ा हो और गवर्नमेंट की पॉलिसियों को तनकीद करे। जो भी माशी पॉलिसियां या सियासी पॉलिसियां उस पर लोगों को इकट्ठा करे, लोगों को अवेयरनेस फैलाए। अगर आप इस तरह करके लोगों पे एफआईआर काटेंगे, उनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे और रिमांड रिमांड किस चीज का होता है? रिमांड आप इस चीज का लेते हैं कि इसने कोई जुर्म किया है और हम इससे आला जुर्म बरामद करना चाहते हैं, इससे कोई चीज बरामद करना चाहते हैं। भाई टीवी पे उन्होंने एक बयान दिया है विच इज बिंग रिकॉर्डेड, विच इज अवेलेबल एवरीवेयर। आप क्या बरामद करना चाहते हैं? मैं हैरान हूं उन मजिस्ट्रेट साहब से। इसमें कोई रिमांड देने की जवाज ही नहीं बनता था। अच्छा, अव्वल नहीं। तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होनी चाहिए थी, इनाम उसके साहब बाद अगला स्टेप रिमांड दे दिया गया। इनाम साहब एक एक, एक बड़ा मेहरबानी बात बताएं। आज जब अमजद शोएब साहब को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया तो सर एक साथी ने सवाल पूछा और वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गर्दिश हो रहा है कि अमजद शोएब साहब आपको पुलिस वालों ने उठाया या आपके अपनों ने उठाया। इस पर आपका क्या जवाब होगा? उन्होंने तो एक मुस्कुराहट दी खाली। हमारे अपनों के अलावा कोई भी नहीं। मैं इसमें बड़ा वेरी मच क्लियर। मुझे भी घर से उठाया गया और मेरे अपनों ने मुझे उठाया और मेरे ऊपर भी सीक्रेट एक्ट लगाया गया और जिसकी सजा मौत थी। इनकी तो इस जुर्म की तो सजा 2 साल है ना। लेकिन मेरे पे जो एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, बट हाई कोर्ट में जो स्टेटमेंट दाखिल की गई कि मैं आई एम इन्वॉल्व इन द सीक्रेट एक्ट और उसकी सजा मौत थी। और फिर जब हाई कोर्ट ने मुझे रिहा कर देने का हुक्म दिया, दे डिसओबेड दी हाई कोर्ट ऑर्डर, दे केम टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी इनके लैपटॉप से इतना मटेरियल बरामद हुआ है कि ही वाज हैविंग लिंक विद कुलभूषण जादेव और इंडियन एजेंट्स के साथ और बाहर मुल्कों को ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में डाटा फराम कर रहे थे। तो नेचुरली ये जजेस ने कोर्ट में कहा कि वी वर अस्टोनिश्ड और हम डर गए कि भाई इतना खतरनाक आदमी इधर हमारे पास भी पेश होते रहे। लेकिन जब उन्होंने वहां पर ये कहा
नेक्स्ट डेट के ऊपर जी और कुछ बताएं उनके बारे में क्या आपने हासिल किया, और साथ ही जजेस ने कहा कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें। एक्चुअली आई रेगुलर यूज टू अपीयर, तो वो मुझे देखना चाहते थे इस रंग में भी कि आई एम व्हाट टाइप ऑफ जासूस आई एम। मंसूर शाह साहब ने भी कोर्ट में कहा कि यार ही वाज ए जासूस। मैं तो कई दफा उनके पास पेश हुआ, उन्होंने कहा जी उनको बस कोर्ट में फिर पेश करें। तो उन्होंने पेश नहीं किया कोर्ट के 2 दफा ऑर्डर के बावजूद, और सिर्फ ये कहा कि सर हम पेश करते हैं अगर वो हमें लैपटॉप का पासवर्ड दे दें। उस पे जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर आपके पास पासवर्ड ही नहीं था तो ये डाटा आपने किधर से लिए। तो मेरा बेटा मौजूद था, उसने कहा सर हमारे घर से तो लैपटॉप ही नहीं ले गए। तो नतीजतन फिर मुझे रिहा करना पड़ा। बट दे कंटिन्यूड द केस, और अल्टीमेटली जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये स्टेटमेंट दी कि वी आर गोइंग टू बिकम पार्टी इन दिस केस, और रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया आबद साकी साहब ने कि हम पाकिस्तान बार काउंसिल विल बी पार्टी इन दिस केस बिकॉज आई वाज एडवोकेट एंड मेंबर ऑफ द बार। देन दे रिग्रेटेड और कोर्ट में माफी मांगी और केस वाज विड्रॉन। इसी इनाम तरह असद दुरानी साहब पे केस बनाया गया। इनाम साहब थोड़ा सा इसी पर बराए मेहरबानी फोकस करें कि सर फिर इतना गुस्सा क्यों है जनरल अमजद शोएब साहब? सर हम सारे जानते हैं, एक बड़ी रैशनल बात करते हैं, एक बहुत ही धीमा मिजाज है, गुस्सा नहीं चढ़ता उन्हें, एक बहुत ही कैलकुलेटिव गुफ्तगू करते हैं, तो फिर गुस्सा कहां पर है, किस चीज का गुस्सा है? बस दरअसल ये है कि अमजद शोएब साहब क्योंकि बड़े अरसे से हमारे डिफेंस एनालिस्ट थे, तो उस पर उन्हें कोई अफसोस नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने एक आजादाना राय पेश की, मेरा ख्याल है अभी भी कुछ हल्के ये चाहते हैं कि जैसे हम इन्हें बताएं ये उस तरह बात करें। अब जैसे हालात हैं, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, और मुल्क जिस तरह जा रहा है, जो पॉलिसियां बन रही हैं, और जिस तरह किसी को कोई चीज किसी को एहसास ही नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना एहसास जियां जाता रहा, तो जाहिर है वो भी कुड़ते हैं। इसी आर्मी में उन्होंने सर्व किया है एज ए डिफेंडर ऑफ मदरलैंड। हर वो आदमी जिसको इस वतन से मोहब्बत है, वो आजकल के हालात में उसको नींद भी नहीं आती। ये वजह नहीं है कि महंगाई है, वजह यह है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। जिस मुल्क से लाखों आदमी ब्रेन ड्रेनेज हो गया हो, मुल्क भाग छोड़ के भाग गए हो और छोड़ने के लिए तैयार हो, सरमाया मुंतकिल हो गए हो, उस मुल्क के ऊपर अगर इस गैर जिम्मेदाराना तौर पे 100 मेंबर की काबीना बैठी हुई है, और वो आपस में भी एक दूसरे से, मैं कहता हूँ, सिंसियर भी नहीं है, और आपस में लिंक इंटरलिंक भी नहीं है, तो फिर मुल्क किधर जाएगा। और उस पर जाहिर है ही हैज टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, और उन्होंने एक्सप्रेस किया और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि दुनिया में ये तयशुदा है, जो म्यूटनी है, जो इस पे 4 म्यूटनी का भी लगा हुआ है, म्यूटनी के बारे में एक इंटरनेशनल जजमेंट है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने कहा हुआ कि एवरी सिटीजन हैड अ राइट टू डिसलाइक द गवर्नमेंट बाई पॉलिटिकल एंड लीगल मैनर्स, और जब तक वो हथियार नहीं उठाते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक आदमी ने टीवी के हाल में बैठ के लोगों से अपील किया है कि मुल्क के ये हालात हैं, आप खड़े हों और हमें घरों से भी निकलना चाहिए। तो ये तो एक पॉलिटिकल मूव है, एक कॉल है, एवरीवन शुड या फॉलो करे या ना करे, लेकिन इसके ऊपर अरेस्ट तो बनती ही नहीं है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन। इनाम एक्चुअली ये हरासमेंट पैदा की गई है, एक मैसेज दिया गया है कि अगर अमजद शोएब को अरेस्ट किया जा सकता है तो किसी को भी किया जा सकता है। वरना तो जर्नैल के घर से अगर चीता भी निकल आए ना, और वो एक बंदा मार भी दिया और बंदे जख्मी भी कर दे, तो पुलिस नामालूम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करती है। हमारे मुल्क में तो कानून ये है। जनरल के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज उस वक्त हुई जब दी जनरल वेंट ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जनरल साहब उधर चले गए, इन पे एफआईआर दर्ज करो, अरेस्ट करो, विदाउट रियलाइजिंग दिस थिंग केस के कितना डैमेज हुआ है। एक्स सर्विसमैन, हमारा जो लीगल फोरम है, वी हैव कंडेम टुडे, वी हैव यूनानिमसली कंडेम दिस थिंग के सच अ सीनियर पर्सन को इस तरह अरेस्ट करना और कोर्ट में पेश करना, जिसने कोई जुर्म ही नहीं किया, जो हमेशा वो बात करते हैं एक धीमे लहजे में। आप उनकी बात से इख्तिलाफ करें, यू हैव अ राइट, लेकिन टू अरेस्ट हिम एंड प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ये इंतहाई मजे का खैज और बड़ी डिस्गस्टिंग है, अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इनाम साहब बराए मेहरबानी और आई एम श्योर इस इंशाल्लाह वक्त ताला ही विल गेट जस्टिस, उनको इंसाफ मिलेगा हाई कोर्ट से, ही विल इंशाल्लाह बी सर रिलीज्ड इंशाल्लाह अजीज। बराए मेहरबानी ये बताएं इनाम साहब कि इस वक्त पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, क्या अब ये आजाद जुडिशरी है? नहीं, मैं इसको आजाद नहीं समझता। असल जुडिशरी के जो हम आजकल कंटेम्प्ट की बातें हो रही हैं, इस जुडिशरी की सबसे ज्यादा कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद की है। बड़े दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जब फैसला दिया कि उर्दू में आइंदा जजमेंट्स होंगी, या जो भी आदमी जजमेंट उर्दू में लेना चाहे उसको ट्रांसलेशन करके दी जाएगी, वहां पूरी टीम बैठी हुई है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग उर्दू में चलनी चाहिए। जैसे आपने शुरू में मुझे कहा कि आप उर्दू में बात करें, उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में फैसले लिखे जाएंगे, तो आप और मुझे भी समझ आ जाएगा ना। हम किसी वकील के या पढ़े आपकी आवाज बंद हो गई है सर, आपकी आवाज बंद हो गई है सर, आपकी आवाज बंद हो गई है।
आपकी आवाज बंद हो गई। है जिसके अंदर ये तय हो गया, ये अल जिहाद ट्रस्ट की जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आएंगे वो सीनियरिटी के बेसिस पर आएंगे। इसको भी बुरे तरीके से वायलेट किया गया। सिलेक्टिव जजेस जो कि सीनियर नहीं थे उनको वायलेट करके लाया गया। बार काउंसिल्स ने उनकी अपनी बार से जहां से लाया गया वहां भी स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी स्ट्राइक की, और उस जजमेंट मौजूद है। उसको वायलेट करते हुए जब आप ऊपर जजेस को लाएंगे नीचे से और बारगेन करके लाएंगे तो फिर कोई इज्जत नहीं करेगा जुडिशरी की। सर फिर आज तो आप जाहिर है जब जज जी ऑर्डर पे अमल, जुडिशल की वर्डिक्ट की इज्जत नहीं करेंगे तो लोग कैसे इज्जत करेंगे? एवरीवन विल रेज द इशू। अभी राइट आज कितनी लोगों रिमार्क्स पास कर रहे हैं लोग, किस किस्म के रिमार्क्स? हर हर आदमी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेंचेस पे उसको बार उस पर बार काउंसिल पे भी इतराज है, उसको वकला की लीडरशिप को भी इतराज है। सलाउद्दीन साहब इस वक्त हमारी बार काउंसिल के बड़े कंपिटेंट लायर हैं, वो बकायदा उन्होंने डाटा दिया कि किस तरह बेंच बनते हैं और किस तरह बन रहे हैं। ये हमारी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट वह सुप्रीम कोर्ट है दुनिया की जिसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो इतने डिफेक्टिव हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करें आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो लगेगी। हालांकि हाई कोर्ट में आप एक पिटीशन आज दायर करते हैं, नीचे लिखते हैं अर्जेंट और रीजन देते हैं अर्जेंट की, तो 24 घंटे में उसकी फिक्सेशन हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है 24 साल 24 महीनों में भी ना हो। ये वह सुप्रीम कोर्ट है जहां आई फाइल्ड अ पिटीशन और इट वेंट मिसिंग, वो मिली ही नहीं मुझे बाद में, मैं दोबारा सीएम दायर की, उन्होंने कहा जी वो तो ट्रेस नहीं हो रही। मैंने कहा वो कैसे नहीं हो सकती, उसके ऊपर जज साहब ने ऑर्डर दिया हुआ। साकिब निसार साहब ने सुना, उन्होंने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया 3 रुकनी बेंच में, पिटीशन वेंट अवे, वो लापता हो गई वहां से। ये हो सकता है? मैंने एक और ह्यूमन राइट वायलेशन का केस दायर किया, 3 दफा उसकी समाअत हुई, तीनों दफा कोर्ट नंबर 1 से वो पिटीशन गायब थी। जब केस लगा तो उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं। मैंने मेरे पास क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी थी, मैंने हर दफा वो नई कॉपी दी, नई कॉपी पे ऑर्डर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो भी वहां से गायब हो गई। जहां बड़ी, ये तो पैथेटिक सूरत हाल है। ये तो कहीं लोअर कोर्ट में भी इस तरह नहीं होता कि वहां पिटीशन गायब हो जाए, उस केस का रिकॉर्ड ही गायब हो जाए। आज भी मरियम नवाज शरीफ ने तकरीर की है, बल्कि खिताब किया है, और आज भी उन्होंने कहा कि इलेक्शंस तब होंगे जब कुछ जजेस के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की, और बाकायदा से वो ट्वीट कर रही हैं मुख्तलिफ जजेस के साथ इमरान लिखकर। सर ये मरियम नवाज इस वक्त किस सोच में है, किस किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो क्या बात कर रही है, वो क्यों जुडिशरी को टारगेट कर रही है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी लोग जो पॉलिटिक्स में हैं दे शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि असूली तौर पे वो मैटर जो कोर्ट में आ चुका हो जिसको हम कहते हैं सब जुडिस, बीइंग एडवोकेट जो हमें पढ़ाया गया है कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हो उस पर आप कमेंट ना करें। उसको रिप्रोड्यूस तो मैं कर सकता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, लेकिन मैं राय नहीं देने का मजाज, और कोई आपको एडवोकेट नहीं मिले जो उस पर राय दे, क्योंकि वो तो अभी सब जुडिस है। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को सियासी शऊर ही नहीं है कि कौन सी बात हमने कब करनी है और कौन सी बात। अभी अगर देखें ना, अभी वो बयानात दे रही है, एक बयानिया उन्होंने बनाया, मुझे अभी तक याद है मियाँ साहब की तकरीर जो उन्होंने गुजरांवाला में की थी, उन्होंने कहा कमर जावेद बाजवा साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपने हमारी हुकूमत किस तरह गिराई। अब जब मरियम साहब सरगोदा में तशरीफ लाई हैं, उन्हें 5 तस्वीरें दिखाई, उसमें से कमर जावेद बाजवा साहब की तस्वीर गायब है, वो मुजरम नहीं है। हम पहले भी मुतालबा कर चुके हैं, हमारी एक्स सर्विसमैन लीगल फोरम का ये यूनानिमस मुतालबा है कि गवर्नमेंट के अंदर, अगर गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। इन्होंने इनकी गवर्नमेंट भी तोड़वाई और इमरान खान के खिलाफ भी साजिश की, कंस्पायरेसी की। ये खुद कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ने करवाई, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कह चुके हैं आपके प्रोग्राम में भी कि फैज हमीद साहब किस तरह बेंच बनवाते थे और किस तरह तोड़वाते थे। जावेद चौधरी को कमर जावेद बाजवा साहब बयान दे चुके हैं कि वो जनाब तरीन के खिलाफ केस था 8 बिलियन का, और मैंने जाकर खत्म, मैंने फैज हमीद को कहा, उसने खत्म करा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं इन चीजों पे नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह एक जनरल जब ही वाज इन दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो किस तरीके से कोर्ट में भी मैन्यूवरिंग कर रहे थे, उसके बाद बेंच भी बनवा रहे थे, और उसके बाद मुजरमों को भी छुड़वा रहे थे, और उसके बाद एक एनआरओ की सूरत हमारे सामने आ गई और पूरी कौम ने उस एनआरओ को देखा। तो ये जो मास्टर माइंड है इसके पीछे, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी देयर बी नो चेंज एट ऑल। इनाम लोग अदलिया पे शक करेंगे, वो समझेंगे अब भी बेंच उसी तरह बन रहे हैं जैसे उस वक्त बनते थे। इनाम साहब तो ये वक्त की क्या बेंच दोनों जर्नैलों इनाम को साहब मिलाया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच फिक्सिंग होती है कुछ क्वार्टर्स के कहने पर? मैं समझता हूँ होती है फिक्सिंग। आई एम विक्टिम टू इट। मेरे अपने केस में 5 दफा बेंच चेंज हुआ जब मेरा केस चल रहा था, मुझे कन्वे किया गया कि हम आपसे, हम पहले मुझे कहा गया हम सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ करेंगे,
लेकिन फिर उन्होंने बेंच चेंज करवाया, उन्होंने कहा जी हम तो कंटेस्ट करेंगे, और उसमें लास्ट तक वो कहते रहे कि वी वांटेड कि हम कर्नल इनाम को हमारे हवाले किया जाए, हम इनका ट्रायल करना चाहते हैं। वो तो जब पाकिस्तान बार काउंसिल बिकेम दी पार्टी और अटॉर्नी जनरल को वापस माफी मांगनी, उसने कहा मैं आर्गू ही नहीं करूंगा ये केस, क्योंकि वो गैर कानूनी जेल साजी की गई थी, मेरे से कोई चीज बरामद ही नहीं हुई, मेरे और वहां स्टेटमेंट दी गई मेरे लैपटॉप से निकले। तो ये किस तरह होता है? आप ये कह रहे हैं मेरे केसेस पिंडी में थे, और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, मैं दोबारा दोहराता हूं वर्ड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो इन्हीं के खिलाफ केस थे, लापता अफराद के 66 केसेस वर ट्रांसफर टू लाहौर बेंच। और वहां से मुझे मैसेज आया कि आपके केसेस बड़े सेंसिटिव नेचर के हैं, लाहौर में मैं चला गया। मैंने कहा जी आपको किसने कहा, किसने राइट दिया मेरे केस ट्रांसफर करने का? ये गरीब लोग हैं जो फीस भी नहीं दे सकते, हम फ्री ऑफ कास्ट इनके केसेस कंटेस्ट का। आप क्या ख्याल है मैं हर तारीख पे लाहौर आऊंगा, जबकि आपने फैसले ही कोई नहीं देना? वो 3 साल तक केसेस वहां रहे, उसमें से कई केसेस लापता हो गए, और बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी सजाएं उन्हें पूरी कर ली। और फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने मदाखलत की, और वो केसेस वापस पिंडी में आए, और आधे से ज्यादा लोग अपनी सजाएं पूरी करके जा चुके थे। वो केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो हमें पता है किस तरह केसेस ट्रांसफर होते हैं, किस तरह बेंचेस बनते हैं। मैं उन जजेस को जानता हूं यहाँ पर, यहाँ एक जस्टिस वकास साहब हैं, वो बड़े ईमानदार जज है, और जब भी वो फैसला करते हैं अगले दिन उनकी ट्रांसफर हो जाती है, या केस के दौरान ही ट्रांसफर हो जाती है। कितने जजेस को मैं जाती तौर पे जानता हूं, उनको पता होता है कि ये अगर हमने डिसीजन दिया तो हमारी अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगी, चीफ जस्टिस बैठे हुए। और मेरे वाले ही केस में सैटरडे वाले दिन मुझे जब जस्टिस वकास साहब ने रिहाई का ऑर्डर दिया, तो उसको सस्पेंड कराने के लिए सैटरडे वाले दिन यहाँ बेंच बनवा दिया गया, दो जजेस का, कि सैटरडे को कोई बेंच नहीं होता हाई कोर्ट में। वो बनाया गया कि वो जी ऑर्डर सस्पेंड करें। वो तो नाइस ऑफ देम, जस्टिस सदाकत अली खान थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा मैं आई विल नॉट सस्पेंड दी सेंटेंस। उन्होंने कहा जी आप कोर्ट में लेकर आए, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें, फिर मेरे से बात करें, और इनको विड्रॉ करना पड़ा। ये सारी चीजें हमारी रोजमर्रा का है। अदलिया अपना वकार बनाए, हम अदलिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी इज्जत खुद बनाइए, आइन के मुताबिक चलिए, और किसी के फोन के ऊपर जजेस को मत तब्दील कीजिए, बेंचेस को मत तब्दील कीजिए। लेकिन यहाँ बेंच बन जाते हैं और बेंच चेंज हो जाते हैं। इमाम साहब आखिरी सवाल आपसे। जिस दिन सर पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज हुई और इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, उस दिन जो रात को अदालत खुली थी रात 12 बजे, सर वो ठीक खुली थी या किसी के कहने पर खुली थी? आप, ये तो हिस्ट्री की बात है, क्या आज तक रात को अदालत को खुली? आप पहले ये देख लें पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में, क्या कभी आज तक रात को अदालत खुली है? नहीं। देखें, मैं समझता हूं ये सारी चीजें हिस्ट्री का हिस्सा हैं, इसको जुटाया नहीं जा सकता कि किस तरह खुली और किस तरह अदालतें बनी। बात दरअसल ये है कि हमारे, दिस इज द टाइम फॉर द पॉलिटिशियंस टू थिंक ओवर, कि हमारे सियासतदान इस मामले में सोचें। वो अभी तक आपस में लड़ रहे हैं, ये दुनिया जहान में ये इलेक्शन की डेट पॉलिटिशियन मिलकर तय करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट मशवरे से बनती हैं। आइन में दिया हुआ है कि चेयरमैन नैब जो है वो कंसल्टेशन ऑफ अपोजिशन लीडर बनेगा। लेकिन देखें, एक गलती तो हमारे खान साहब से भी होगी ना, वो रिजाइन करके चले गए, उन्हें अपना अपोजिशन लीडर बना लिया और फिर चेयर नैब भी लगा लिया, उन्हें फिर कानून साजी भी की। अगर पीटीआई के हमारे दोस्त पार्लियामेंट में होते, चाहे 50 एमएनए भी होते, कोई कानून साजी वो नहीं कर सकती थी पीडीएम गवर्नमेंट, वो चल ही नहीं सकते थे। आपने खामोखा रिजाइन किया, बाहर आके बैठ गए, अब आप कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, और ये मशावरत नहीं हुई। मैं आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि अगर खान साहब अपनी पार्टी के अंदर एक मशावरत करते तो कभी भी ये डिसीजन ना आता, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे वो कहते थे हमें रिजाइन नहीं करना चाहिए, वी शुड सिट इन दी पार्लियामेंट। आप देखें, हमारे सियासतदानों को भी अभी मेजोरिटी का सबूत देना चाहिए। ये शाह कुरान एक हुक्म है, शाविरू बैनहुम, कि आपस में मशवरा कीजिए। आज आप देख लें ना, मियां साहब ने अगर अपनी बेटी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो पार्टी से मशवरा किया, खबर आ गई कि उन्हें बना दिया और पार्टी में बगावत हो गई। अब सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि वो जमाना गुलामी वाला चला गया है। लोग आपके पीछे हाथ बांध कर नहीं खड़े होंगे, कि हाथ बांध करके खड़े हो जाएं और आप इस तरह चलाते रहें, ये नहीं आप चला सकते। अब जो चीज आप तय करते हैं लोग सुन रहे हैं, आप अपनी बातों पे कायम रहें। ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है, कुरान में एक आयत है, कब्र मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफअलून, अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद है जो तुम कहते थे हो मगर करते नहीं हो। ये जो कौलो फेल का तजाद है इस वक्त बड़ा नुमाया है, क्योंकि जो बात मैं आज करूंगा, मैं अगले दिन कोई और स्टेटमेंट दूंगा तो सोशल मीडिया पे आ जाएगा, जी कल मैंने ये बयान दिया था, आज मैं ये बयान दे रहा हूं। हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, दे मस्ट एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी।
ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था, जर्नैलों ने नहीं बनाया। जर्नैलों ने तो तोड़ा। ये सियासतदानों को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। सियासतदान पब्लिक में से आते हैं, उनके अंदर लचक होती है, दे अकोमोडेट ईच अदर, उनमें कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। जर्नैल के पास ये दोनों चीजें नहीं होती, उसको तो ऑर्डर दिया जाता है डिफेंड दी मदरलैंड और डू एंड डाई, उसने यही करना है, उसकी ड्यूटी है, उसकी हमारी ट्रेनिंग इसी तरह। लेकिन अगर मुझे आप पॉलिटिकल कामों पे लगा देंगे तो मैं यही फार्मूला वहां भी यही करूंगा, डू एंड डाई। चाहे आखिरी अकबर मुफ्ती भी हुआ उसको भी मार दूंगा। इनाम साहब, आखिरी सवाल सर, मुख्तसरन बराए मेहरबानी कमेंट कीजिएगा। ये जो मौजूदा बेंच टूटा है, 9 मेंबर बेंच का, जजेस का जो बेंच था, ये टूटा है, ये किसी के प्रेशर में टूटा है या आपस के इख्तिलाफात थे? मैं समझता हूं कि वो जो जो लोगों ने एतराजात उठाए वो इतने ज्यादा थे कि ये बेंच चल ही नहीं सकता था। उनके इंटरनल देखें, पहली बात है कि किस कानून के तहत ये बेंच बनाया गया। या तो इट शुड बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। हमें से हर आदमी को पता है कि किस बंदे को बेंच में नहीं रखा गया और किसको निकाला गया। सरदार तारिक, काजी फैजी साहब, अमीनुद्दीन साहब ने, क्योंकि फैजी साहब वाले केस में इनके बंदयाल साहब के व्यू का साथ नहीं दिया था, इस वक्त वो भी परसोना नॉन ग्रेटा है, उनको किसी बेंच, इस तरह के बेंच में नहीं रखा जाता। ये सारी चीजें वी आर वाचिंग, हम सबको नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है। या तो बंदयाल साहब ये बना देते बेंच 9 रुकनी के 9 और सीनियर तरीन मेंबर बेंच पे होगी, कोई इतराज ही नहीं कर सकता था, उंगली नहीं उठाता। लेकिन इन्हें किस तरह बेंच बनाया, पिक एंड चूज के तहत कोई प्रिंसिपल बता दें कि ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया। ये नहीं होना चाहिए। ये हम सब देख रहे हैं कि किस तरह बेंच बना और जाहिर उसने टूटना ही था। इनाम आप जिंदगी में ट्रांसपेरेंट लेकर चीजों को चलें तो कोई इतराज नहीं करेगा। आपने पिक एंड चूज किया बेंच बनाने में, जो कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम चीफ जस्टिस के पास इख्तियार ही नहीं है पिक एंड चूज का। इनाम साहब, कोई फार्मूला बना लें। आप भी सर बहुत खुलकर बोलते हैं, तो आपको भी कोई फोन कॉल, कोई थ्रेड, कोई मौजूद है? नहीं, मेरे से तो वो सारी, आप देखें ना, सारी एफर्ट्स गुजार चुके हैं। दे अटैक्ड मी, दे अटैक्ड माय सन, दे बर्न्ड माय व्हीकल, दे गॉट माय सन टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस। मेरे बेटे को दे गॉट हिम एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उस पे टेररिज्म का पर्चा हो गया, उस पे डकैती का पर्चा हो गया, मुझे अगवा कर लिया गया। तो दे हैव रीच्ड टू दिस कंक्लूजन कि ही इज इनकॉरिजिबल, इसको मारा ही जा सकता है, तब चुप कराया जा सकता नहीं। और मुझे भी पता है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ना कौम से धोखा करेंगे, सच बताएंगे लोगों को। और अदलिया को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इस मुल्क पर रहम कीजिए, इस मुल्क पर रहम कीजिए। अगर आप जस्टिस के तहत बेंच बनाते तो आज को फैसला आ जाता। बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर फेयरनेस नहीं है तो लोग तो उंगलियां उठाएंगे, हर आदमी उंगली उठा रहा है। जी जी, इनाम साहब बेहद शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर थैंक यू सो मच करना साहब।